बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना एजेंडा बताने पहुंच रहे हैं एबीपी न्यूज के न्यूज रूम। लेकिन आज न्यूज रूम में नेताजी में पहुंचने वाली हस्ती कोई नेता नहीं बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव है, जो खुलकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। योग गुरु रामदेव आजकल नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मुहिम को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि रामदेव कह रहे हैं कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मोदी को मुद्दों के आधार पर समर्थन दे रहे हैं। मंच पर आजकल रामदेव योग कम राजनीति की बातें ज्यादा करते हैं। योग सिखाते सिखाते बाबा रामदेव कब नेता बन जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। आज हम रामदेव से पूछेंगे, आप मोदी की भक्ति में लगे हैं लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहे। आपने क्यों कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी में है? क्या आप अपना कारोबार बचाने के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं? आप बीजेपी में शामिल क्यों नहीं होते? राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? और हमारे साथ मौजूद हैं खुद योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, न्यूज़ रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ के। आपसे जानना चाहेंगे बाबा रामदेव कि ये जो आप समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो देश में बदलाव लाएंगे, लेकिन बीजेपी पर आप अभी कुछ दिनों पहले भड़क गए थे। तो पहले भड़क गए, फिर यू टर्न लिया, तो भड़के क्यों और यू टर्न क्यों लिया? पहली बात तो ये है कि मैं पूरे मीडिया को तो नहीं, लेकिन मीडिया में चाहे वो हमारे जो है कुछ पत्रकार हैं या कुछ एंकर हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरे नाम से बयान जारी कर दिया। नागपुर में था, कम से कम वहाँ 50 पत्रकार थे कि बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी पीएम बनने के लिए हड़बड़ी में है। मैंने बोला ही नहीं। मेरा तो पूरा बयान वहाँ जो कम से कम भी 50 कैमरों में रिकॉर्ड है जी। तो इस तरह की गलत बातें प्रचारित नहीं करनी चाहिए। और देश आज एक बहुत खतरनाक मुहाने पर खड़ा है, जहाँ एक राजनीतिक अराजकता, सामाजिक आर्थिक असुरक्षा और सबसे बड़ी बात होती है किसी देश में एक भरोसा होना अपनी सत्ता के प्रति, व्यवस्था के प्रति। आज वर्तमान में यदि सबसे बड़ा संकट कहा जाए राजनीति का या देश का, तो वह अविश्वास, लोगों में निराशा। लोगों को लगता ही नहीं कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो सकता है। लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब हिंदुस्तान नहीं बदल सकता। एक कहाँ से काला धन आएगा, कैसे भ्रष्टाचार मिट जाएगा, कैसे देश आगे बढ़ जाएगा। एक तरफ हम अपने भारत के वैभव को देखते हैं, उसके स्वर्णिम अतीत को देखते हैं, तो वर्तमान में इतनी प्रश्न हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई आपको पहल तो करनी पड़ेगी ना। आप बीजेपी से नाराज नहीं थे? देखिए, राजी और नाराजगी के पीछे ना कोई सौदेबाजी है, ना कोई व्यक्ति है बीच में। हमारा शुरुआत से ही जो पूरा अभियान है वो मुद्दों को लेकर के है, मूल्यों को लेकर के, एक विचारधारा को लेकर के, देश को लेकर के है, न्याय को लेकर के। तो क्या जस्टिस इस देश में नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या आपके कुछ करीबियों को टिकट नहीं मिल रहा था? पाटलिपुत्र सीट से आप चाहते थे निशिकांत यादव को टिकट मिले, क्या इन सब बातों को लेकर यादव तो कोई नाराजगी नहीं कोई है ही नहीं। वहाँ एक जो है नवल यादव, बाद में अभी जिसको रामकृपाल यादव को दिया। अब यदि नवल यादव को बीजेपी अपनी पार्टी में सम्मिलित करती है और उसमें वहाँ के नेतृत्व से लेकर के सब लोग उनको लेकर के आते हैं, और यदि वो मुझसे भी आशीर्वाद लेने के लिए कभी कभार आते हैं, तो इसमें कौन सा प्रश्न हो गया? हम तो इस देश में जो भी अच्छे और सच्चे लोग हैं सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसमें ये बाबा का व्यक्ति, ये बाबा का व्यक्ति नहीं। मतलब बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं, श्री रामुलू को लेकर नहीं, येदियुरप्पा को लेकर नहीं, कोई नाराजगी नहीं? मैंने कहा पहली बात मोदी जी की, दूसरी बात बीजेपी की। अब बीजेपी के कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, बाबा की कोई मजबूरी नहीं है। बाबा किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति का गुलाम नहीं है। और हमने अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ ना कभी समझौता किया, न कर रहे हो, न करेंगे। तो आपको लगता है कि कुछ मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी ने समझौता किया है? देखिए, प्रत्याशी के तौर पर निष्कलंक लोग, नॉन करप्ट लोग जो है वो संसद में जाएं। चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक रूप से जिनके ऊपर भयंकर दोष का आरोप है या सिद्ध हो चुके हैं, ऐसी करप्ट, कैरेक्टरलेस या क्रिमिनल संसद में नहीं जानी चाहिए। हमारा पहले भी स्टैंड था, आज भी है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। अरे भैया, उसकी वजह से आप नाराज थे? देखो,
हमने जो बात कहनी थी तो सो बाबा कह तो दी। कह रहे हैं बाबा तो किसी से नहीं डरते, तो तो फिर अभी भी बोल रहा हूँ ना, तो कहिए कही ना थी कि- तो किसी से तो लगता है आपको ना कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जिनको आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करप्ट हैं देखो, या जिन पर कलंक है। मैंने पहले ही कहा, अब फिर दोहरा रहा हूँ, वो खाली बीजेपी का प्रश्न नहीं, यह हमारे आदर्श का प्रश्न है। जी। और हम अपने आदर्शवाद से, हम अपने अध्यात्मवाद से, राष्ट्रवाद से, अपने मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे। बस ये प्रश्न है, इतनी सी बात। राहुल गांधी की तस्वीर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का बहुत विरोध करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ऐसे ये तो मैंने आज नहीं, आज जब मैंने एक राजनीतिक तौर पर देश में एक सात्विक परिवर्तन हो, उस समय कह दिया था मैं कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी भीषण प्रतिज्ञा पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तो चुनाव लड़ने का प्रश्न ही कहाँ आता है? लेकिन गलत लोग चुनाव न लड़े और अच्छे लोग चुनकर के संसद में पहुंचे और वहां जाकर के अपने आप को बनाने के लिए नहीं, देश को बनाने और बचाने के लिए कुछ काम करें। कुछ लोग दल बदल कर बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के लोग भी बीजेपी में आ गए, तो क्या उन्होंने गंगा नहा ली? उनको टिकट देना ठीक है बीजेपी की तरफ से? देखो, आप कौन दल बदल करके आया, कोई मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये आप उनसे पूछिए। अब इसमें कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं, आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं इस चुनाव में, आप कह रहे हैं समर्थन नरेंद्र मोदी हमारा भविष्य है। मुद्दों के आधार पर है, अभी भी गांठ में बांध रखे हैं ये मुद्दे। ठीक है। और ये मुद्दे हैं काला धन के, ये मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, ये मुद्दे हैं व्यवस्था परिवर्तन के। और इस पर मैंने गडकरी जी से दल लिखित में बदलुओं भी, पर क्या अरे कह रहे सुनो हैं? तो सही, गडकरी जी से मैंने पूरा लिखित भी ले लिया है। कल को कोई मुकर ना जाए। अभी राजनाथ जी से भी लेने वाला हूँ, आडवाणी जी, सुषमा जी और तमाम प्रत्याशी मोदी जी से भी। सबसे लेंगे। अब अगली बात देखो, अब जैसे सतपाल जी महाराज आए, अब भले आदमी है और उनके प्रति लाखों लोगों की आस्था है। और ऐसे लोग, जगदम्बिका पाल भी है कांग्रेस पार्टी से। जगदम्बिका पाल भी, देखो ना वो बीड़ी पीते, ना सिगरेट पीते, ना शराब पीते, ना मांसाहार करते। अरे सीधे साधे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग ना। अब कांग्रेस जो है उसमें भगदड़ मची हुई है, वो राजनीति का एक डूबता हुआ जहाज है। लोगों को लगता है अरे ये डूबेंगे, हमको भी मतलब डुबा देंगे। कांग्रेस पार्टी में थे तो ठीक नहीं थे, छोड़ दी तो गंगा नहा ली। नहीं नहीं, ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति के तौर पर हो सकता है कुछ लोगों की, अब जो है, अब वहाँ उस पार्टी के अंदर एक लंबा उनका वक्त गुजर गया। अब बेचारे दूसरी पार्टी में आते तो उनको लगता है यार कहाँ एमएससी जाकर के नर्सरी में एडमिशन लेंगे। अरविंद मोहन जी से ऐसी लिस्ट क्या आपने अपने समर्थकों की दी है बीजेपी को? ऐसी ही कोई लिस्ट 15-20 लोगों की चर्चा है जिसमें नौल यादव भी थे। ऐसा देखो, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, इसी से आपकी नाराजगी बताई जा रही थी। ऐसा देखो, हमने कहा हमारी कोई सौदेबाजी नहीं है। नहीं, इस तरह की लिस्ट सुझाव के तौर पर हमसे जब पूछा जाता है तो राय देते हैं, और अच्छे लोगों के बारे में सुझाव दिया जाए ये कोई अपराध नहीं है। और हम कोई लिस्ट बना करके नहीं चलते, हमारी लिस्ट तो मुद्दों की है। और आपको भरोसा है कि ये बाहर से काला धन ला देंगे और स्वदेशी की नीति चलाएंगे? सबसे ज्यादा आर्थिक उदारीकरण का काम एनडीए सरकार ने किया, तो आपको अभी भी भरोसा है कि ये लोग पलट जाएंगे जब सत्ता में आएंगे? तो देखिए, स्वदेशी का हमारा मुद्दा है, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी तमाम वो प्रश्न हैं हमारे, उन पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जब मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करने की बात है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का प्रश्न हो, चाहे जनरल पर्पज एफआईआर का प्रश्न हो, या अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के रेगुलेशन का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार को मिटाने के तमाम मुद्दे हो, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे पहले ही सत्र में। ये मुझे विश्वास है, हम करवाएंगे। नहीं, उन्होंने वादा किया है। इसी वादा के और वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे, ऐसा उनको हम देखते भी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। चलिए ठीक है, शीला भी सवाल लेना चाहती हैं आपसे। 9 शर्तें थी, 20 तारीख को कुछ खुलासा करने वाले थे, वो क्या था? आप कह रहे थे कि 20 तारीख को मैं बड़ा खुलासा करूंगा। ये देखो, ये 9 शर्तों का ये मेरा शपथ पत्र है, और यदि गडकरी जी इसकी शुरुआत नहीं करते, और अब मेरे आदरणीय राजनाथ जी से भी बात हो गई है, शाम तक मेरे हाथ में आ जाएगा, उनके भी हाथ से लिखा हुआ, कहीं कोई मुकर ना जाए बहन शीला जी, इसलिए हमने ये इंतजाम कर लिया। क्योंकि
पहले हमने कांग्रेस को जब मौका दिया तो बहुत बड़ा धोखा खाया है, गच्चा खाया है। अब गच्चा नहीं खाना चाहते। नहीं, पर आप भी तो वही करते हैं ना कि आप जब समर्थन देने की बारी होती है कभी समर्थन देते हैं, कभी समर्थन नहीं देते हैं। फिर ऐसा है, देखो हमने पहले ही बोला शीला जी, आप दाएं बाएं से राजनीति क्यों करते हैं? सीधे मैदान में क्यों नहीं आ जाते? दीक्षित कर रही थी, आप उनकी लाइन पर मत चलिए। बात यह है, हमने पहले ही दिन कहा था, आपने नहीं कहा था 500 लोगों को लड़ाएंगे, मुद्दों पर आधारित समर्थन है, आप उम्मीदवार रखेंगे। आगे भी मुद्दों के आधार पर ही रहेगा। देश में अच्छे लोग राजनीति में आए, आज भी हमारा स्टैंड है, आगे भी रहेगा। और इसमें राजनीतिक विकल्प का स्वरूप क्या होना चाहिए? राजनीति में तो कदम कदम पर स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। अभी तो भी आप राजनेता हो गए, ऐसी बात लग रही है। अभी तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बार-बार आप बदलते रहेंगे। अभी कल 3 बजे रामलीला मैदान में आ जाना, जब आपको शीर्षासन कराऊंगा ना, तब पता लगेगा कि बाबा रामदेव क्या है। आप सब नेताओं को भी मुझे लगता है कि यही करवाना है। हाँ, शीर्षासन भी कराना पड़ेगा। बात मानी तो अच्छी बात है, बात ना मानी तो शीर्षासन कराना ही पड़ेगा ना। संगीता भी सवाल पूछना चाहते हैं। रामदेव जी, योग शिविर के बहाने, कभी किसी बहाने से आप मिशन 272 का जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, तो सीधे उतरिए, खुद भी लड़िए, कुछ अपने लोगों को लड़ाइए, जीतिए और उनका मिशन 272 पूरा कीजिए। इसमें इतना दाएं बाएं से क्यों जा रहे हैं? देखो, योग करना दाएं बाएं नहीं है, जो योग नहीं करते ना वो दाएं बाएं करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है योग करना, और लेकिन योग के बहाने राजनीति करने की बात मैं पूछ रही हूँ। देखिए, एक बात ये, मतलब जो लोग वोट करें सब बाकी काम छोड़ दे। आप टीवी प्रोफेशन में हैं, आप एग्रीकल्चर में हैं, हेल्थ में, इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन में हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सब काम करने हैं, सब काम। योग करते करते हमें कर्म योग भी करना है और चुनाव के समय राजयोग भी करना है। यही देश की परंपरा है। राजनीति अब आपकी कर्म योग है, ये बात मानिए। योग मेरा जीवन का सर्वस्व है, लेकिन दिन भर पुरुषार्थ करना ये भी योग सिखाता है। ऐसे मस्टंडों की तरह पड़े रहना। मिशन 272 में अंक जोड़िए, अंक बढ़ाइए ना यार। अंक बढ़ेंगे और इस बार एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। ये उसकी ये पूर्व आहट है, आप सुनिए उसको जरा। किस तरह का परिवर्तन होगा रामदेव जी? जबकि आपको कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखता है और येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। बीजेपी के अंदर जो लोग आते हैं टेंटेड, वो लोग आपको सही दिखते हैं। किस तरह का परिवर्तन होगा? मैंने कभी भी ना किसी भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन किया, न करता हूं, न करूंगा। प्रश्न ये है, उसको राजनीति में चाहे बोला जाता है कि हाईकमान तय करता है कि क्या होगा देश में। देश चलता है पॉलिसीज से। सही नीतियां, सही नेतृत्व, सही नियत वालों के हाथों में देश की सत्ता आए तो देश बदलेगा। यदि 2-4 गड़बड़ भी आ गए तो उनको भी वो झेलना पड़ेगा। यदि गड़बड़ है तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। 2-4 गड़बड़ भी आ गए तो उन्हें झेलना जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपनाने पड़ेंगे जिससे कि कोई अपराधी बच न पाए और कोई सज्जन व्यक्ति सताया न जाए। योग गुरु बाबा रामदेव भी बता रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर हस्ताक्षर ले रहे हैं बीजेपी के। बाबा रामदेव जी, वो सूची में क्या क्या है वो जानना चाहेंगे, दर्शक भी हमारे, बताएं क्या क्या है, अहम मुद्दे क्या है सूची में। जिन मुद्दों के लिए पिछले 5 वर्ष से लगातार हम योग और युद्ध कर रहे हैं, वही मुद्दे हैं। हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा और आगे बहुत कुछ करेंगे। इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने यहाँ पूरे देश भर में आंदोलन शुरू किया और करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके एक ऐसा प्रोसीजर अपनाई जिससे कि वो देश को मिले। चाहे वो देश के बाहर गया करीब 16 करोड़ रुपए, जो 10% है। 900 लाख रुपए देश के अंदर, 1000 लाख रुपए जिस देश की अर्थव्यवस्था और वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के जो है उसमें जंजाल में जकड़ा हुआ हो। तो और इसके आगे काला धन को लेकर के 5 मुद्दे हैं। देश के बाहर जो काला धन गया और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन है, नकली करेंसी है, और उसके कारण से जो देश की कमजोर अर्थव्यवस्था, पुअर गवर्नेंस, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे सीबीआई की स्वायत्तता, सीवीसी, सीईसी, सीएजी और लोकपाल की निष्पक्ष नियुक्ति आदि का प्रश्न। और उसके बाद में सदाचार बिना बढ़े भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, और ई गवर्नेंस जब तक नहीं आएगा, जो भी सरकारी बजट है, सरकारी ठेके, सब जो है हमको नेट पर उपलब्ध होने चाहिए। तो ये हर क्या हुआ कि हर एक चीज़ के लिए आप अलग अलग गवर्नमेंट से सूचनाएं मांगे, सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखिए। तो ये, और फिर 3 मुद्दे हैं इसमें व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के। एक स्वदेशी व्यवस्था लागू, और सबसे पहला प्रश्न उसमें किसानों का और भाषा का है जी। कि इस देश में किसानों के लिए अभी तक आज कितने वेतन आयोग बन चुके हैं? शायद 7वां अभी 6 वेतन आयोग बन चुके हैं, 7वां गठन हुआ है अभी। किसानों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो हमने कहा भाई किसान आय आयोग बनना चाहिए। और उसके बीजेपी आपके सभी मुद्दे मान रही है, शपथ मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? कोई हमने कोई आरक्षण नहीं मांग रखा है, कोई नौकरी नहीं मांग रखी है, हमने कोई ठेका नहीं मांग रखा है। ये मानने पड़ेंगे और मान चुके हैं, और जो बाकी बच गए उनसे सबसे भी लेंगे। और इस देश में
भाषा से लेकर के, अब देखो अंग्रेज चले गए 67 साल पहले, अभी भी अंग्रेजी हमारा खून पी रही है भैया। जब जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली जैसे छोटे से देश में भी अपनी भाषा का गौरव हो सकता है, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम पूरे देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब एक नई सरकार बनेगी तो जो हमने करोड़ों लोगों में जो अपेक्षाएं हमने जगाई उनको पूरा करवाई। इस पर आप बहुत मुस्कुराए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये लाइन कहते वक्त, लेकिन बीजेपी पूरे देश में समान टैक्स प्रणाली हो इस बात को नहीं मान रही है। इस मुद्दे पर मतभेद है ना, क्यों नहीं मानेगी? तो मतलब मानेगी, आप मनवा लेंगे? मनवा लेंगे, अच्छे को मनवाया भाई। अगला सवाल। आपके योग को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके राजयोग पर मैं सवाल करता हूँ क्योंकि अब आप राजयोगी हो गए हैं। ये बताइए कि आपने जो अपना मांग पत्र जो दिया है, जिस पे आपने दस्तखत कराए हैं गडकरी जी से, काले धन को लेकर के और तमाम सारी सुधार को लेकर के, लेकिन भाजपा का या सभी राजनीतिक दलों का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ। आप देखिए 6 साल पहले जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो स्वदेशी के मुद्दे पर वो आए थे, अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर आए थे, ना मंदिर बना ना स्वदेशी चला। और उसके बाद 6 साल सौगंध खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, राम की सौगंध खाने के बाद मंदिर नहीं बना पाए। और स्वदेशी का हालत ये है कि आज देश विदेशी हो गया। एक तो आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, कैसे भाजपा और सारे पूरे, इसका क्या भरोसा आपको है, क्या आधार है? एक और मोदी जी को आप पूरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बिल्कुल सेनानी बनकर लड़ेंगे, लेकिन मोदी जी की अपनी कैबिनेट में जो दागी मंत्री हैं, जिन पे हाईकोर्ट के फैसले हैं, उनको उन्होंने नहीं हटाया। और इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट्स वहाँ पर भी है कि 26,000 करोड़ के भूमि घोटाले हो जाने क्या क्या हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा? और अगर वो नहीं हुआ तो क्या आप मोदी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ उसी तरह आंदोलन करेंगे जैसे आप कांग्रेस के खिलाफ करते रहे? आपने एक सवाल में सैकड़ों सवाल पूछ लिए। सैकड़ों नहीं है, 2 ही सवाल है। अभी बात यह है, देखो अभी जब मैं यहाँ न्यूज़ रूम में, नेताजी की जगह न्यूज़ रूम में बाबा जी घुसा और उसमें जिस तरह से प्रश्नों की बौछार हुई, मेरे ऊपर भी 1000 झूठे केस और मुकदमे हैं, माने मर्डर से लेकर के, हत्या से लेकर के और चोरी तक। बाबा ने जो है 1 इंच जमीन नहीं ली किसी की, 1 पैसा नहीं चुराया। अभी हुआ ना, तो एक तो होते हैं आरोप जो है राजनीति से प्रेरित और तमाम तरह के प्रश्न उठे, के फैसले हैं। अब दूसरी बात, तो जहां तक आपने जो प्रश्न उठाया राम मंदिर का और स्वदेशी का, देखिए मैं एक बात बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, जिस तरह से एनडीए की गवर्नमेंट बनने के पहले राम मंदिर के मुद्दे को उठाया हुआ था, मैं किसी संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, क्या उसके बाद वो आंदोलन वैसे उठा? स्वदेशी की बात एनडीए की सरकार बनने से पहले तक पूरे देश में स्वदेशी जागरण मंच खड़ा किया, आयोजन हुए, जगह जगह सभाएं हुई, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ, हुआ सब। लेकिन बाद में टाइम फिस होगी, वो स्वदेशी जागरण मंच कहाँ गया भाई? बाबा सोने वाला नहीं है। मोदी की सरकार बनने के बाद भी इसी तल्ख अंदाज में, इसी तेवर के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी आक्रोश पराक्रम के साथ हम अपने मुद्दों के लिए काम करेंगे और उनको परिणाम तक पहुंचाएंगे। हम रुकने वाले, झुकने वाले नहीं है। रामलीला मैदान में फिर आएंगे मतलब आप? अरे भैया अभी इसलिए अभी कल आदरणीय मोदी जी को वहीं बुलाया कि यादगार रहे। सरकार बनने के बाद? हाँ, सरकार बनने के बाद भी रामलीला मैदान में जिंदाबाद होगा। मोदी जी को कौन सा आसन कराएंगे? मोदी जी को सिंहासन कराएंगे। स्वामी जी 2 सवाल मेरे हैं छोटे छोटे। पहला सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ योग करते होते, पहले जैसा योग सिखाते होते, तो शायद आपको लेकर विवाद नहीं खड़े होते, लेकिन आपने योग को जारी रखते हुए राजयोग शुरू किया, जैसा ये कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप राजनीति में सबके प्रिय थे, एक समय सारे नेता आपको बुलाते थे और आप जाते थे, आप बात करते थे, लेकिन भाजपा के साथ आप सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपको लगा कि आपका जो हजारों करोड़ का एम्पायर है हरिद्वार से लेकर दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं इस रिजीम में उस पर अटैक हो रहे हैं। तो आप अपने बड़े एम्पायर को बचाने के लिए आपने आने वाली सरकार, आपके दिमाग में है कि मोदी साहब की सरकार आ रही है, एक सेकेंड, आने वाली सरकार जो है आपके दिमाग में है कि मोदी साहब की सरकार आ रही है, तो पहले ही उसको कन्विंस कर दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हमें बचाना। नंबर 1। दूसरा एक और छोटा सवाल कर दें इसी के साथ। आप कह रहे हैं कि आप बहुत साहसी हैं, आप उस तरह के सहजानंद सरस्वती और उस देश के स्वामियों की तरह, विवेकानंद के, लेकिन आप रामलीला मैदान में भाग खड़े हुए थे। देखो अब आप जो है, पहली बात तो ये है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि कोई मोदी के साथ में जाना है, बीजेपी के साथ में जाना हमारी कमजोरी या मजबूरी है, ये हमारा जो आप जिसको कहते हैं कि करोड़ों आपके शिष्य, आपका इतना बड़ा संस्थान, संगठन,
क्या ये 4 जून से पहले नहीं था? तब नहीं सोची थी, तब कोई प्रश्न नहीं करता था। तो ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि बाबा जी अपने साम्राज्य को, अपने आधिपत्य को, अपने एम्पायर को बचाने के लिए, अरे बाबा जी का पूछड़ पाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? और बाबा जी के पहले से जिस आपको आप एम्पायर कह रहे हो तो पहले से ही था ना, तो पहले लड़ाई क्यों की? पहले तो उसका उत्तर दे दो। मैं आपसे पूछता हूं कि जब पहले से ही सारा एम्पायर था तब उस सबको दांव पर लगा करके बाबा लड़ा क्यों? उस वक्त आप सर्वदलीय थे, कोई आपको अटैक नहीं करता था इस कारण। सरकार के साथ संघर्ष में खड़े होते हैं, दलगत राजनीति शुरू कर दी तब आप पर अटैक होने लगे। दलगत राजनीति नहीं, अभी भी नीतिगत राजनीति है। नीतिगत और दलगत राजनीति में अंतर है। शायद वक्त आएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। हम अलग दल बनाना चाहें तो आज भी मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको दे दूंगा। वो भी मैंने पूरा एक सर्वे करवाया है इस देश के अंदर प्रामाणिक तौर पर। अच्छा, कि हम नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते तो बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई देश की भलाई के लिए, और जरूरत पड़ी तो आगे इसके बारे में विचार किया जा सकता है। चलिए ठीक है, पहले भी बड़े स्वामी हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, किसी ने दलगत राजनीति नहीं की। आप अगर कर रहे हो तो दलगत राजनीति हुई। अच्छा, देश को बचाना क्या दलगत राजनीति है? अंग्रेजों को भगाने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका और उसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने, चाहे वो आधुनिक युग में महायोगी श्री अरविंद जी हो, चाहे अतीत के जमाने में जाए तो विश्वामित्र हो या संदीप ऋषि हो, चाहे आचार्य चाणक्य हो, हमारे ऋषि मुनियों ने कब देश के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसी परंपरा में यदि हम देश की बात करते हैं तो क्या ये देशद्रोह है? चलिए ठीक है। इसे हिंदुस्तान का जैसे 125 करोड़ नागरिक है, ऐसे स्वामी रामदेव भी है। और जब देश संकट में है तो अब इन भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो जिससे कि भारत बना रहे, उसके लिए काम करना ये गौरव की बात होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो संघर्षों के बीच में काम करते हैं उनका प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो उनको अपमानित नहीं करना। हमारे साथ विजय विद्रोही यहाँ मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं बाबा रामदेव से। मेरा एक जिज्ञासा है और एक सवाल है। जिज्ञासा ये है कि कल भगत सिंह का शहीदी दिवस है और आप कह रहे हैं कि कल आप नरेंद्र मोदी को सिंहासन योग सिखाएंगे, और कहाँ भगत सिंह थे, वो सिंहासन के खिलाफ लड़ते रहे। ये जिज्ञासा शांत कर। मेरे से पूछा था कि मोदी को कौन सा आसन कराएंगे, तो मैंने कहा आसन करते करते यदि अच्छे लोग सिंहासन पर बैठे तो अच्छी बात है। और जहाँ तक प्रश्न है, हमने ये कार्यक्रम रखा ही 23 मार्च को इसलिए कि आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी इस कृतघ्न कांग्रेस ने, उसमें दूसरे भी दल जो है सम्मिलित हैं, कि कोई भी राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए। 67 वर्ष बाद भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह आदि को शहीद नहीं मानती केंद्र सरकार। तो एक तो ये प्रश्न हमने उठाया। दूसरा, देश केवल जो है नेताओं से नहीं बनेगा, देश केवल जो है वो भौतिक विकास से नहीं बनेगा। देश में योग चाहिए, अध्यात्म का आधार चाहिए, और उसके ऊपर उस निश्रेष के ऊपर यह अभ्युदय का भवन खड़ा हो। दूसरा एक सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री तो हो गए नरेंद्र मोदी, अब बारी आ रही है उप प्रधानमंत्री की। शिवसेना कह रही है सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उधर प्रकाश सिंह बादल कह ही चुके कि अरुण जेटली उप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपकी नजर में कौन बनेगा? ऐसा लगता है विद्रोह भाई, पहले सरकार बन जाए तब आगे की मिनिस्ट्री की चर्चा की जाए। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, नामकरण की बारी आ गई, तो उसमें कुछ आशंका नजर आ रही है क्या? नहीं, मैंने कहा बाद का जो विषय है उसको बाद में रखना चाहिए ना। हमको पता है कि जो है हमारे घर में कोई नई आत्मा आने वाली है, उसके बाद ही तो उसकी तैयारी करते हैं कि नाम क्या रखना, तो किसको क्या पद देना है, क्या मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये विषय इस समय प्रासंगिक नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? बीजेपी में ये सब सवाल उठ क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री को लेकर अभी से सवाल उठने, सहयोगी पार्टियां उठाने लगी हैं। ये सब जो है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और इसमें रोज ना कुछ ना हुड़दंगा होता रहता है। अब इसको प्रोपेगेंडा के रूप में देखते हैं या आपको लगता है कि अभी से लोगों के अंदर की कुछ महत्वाकांक्षाएं जागने लग गई हैं? सबसे बड़ी बात यह है इस समय, यद्यपि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ पाप किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप इस देश में 67 वर्षों ने कांग्रेस ने किया, जिसने बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक ऐसे घोटालों की एक श्रृंखला तैयार की कि जिसमें करीब 1000 लाख करोड़ रुपए देश का बर्बाद हुआ। वो जो है लुटा हुआ कैसे धन वापस मिले देश को, वैभव हर साल अभी भी अलग अलग, मतलब महापापी नहीं छोटा पापी चलेगा, अलग अलग आंकड़ों के अनुसार करीब 10 लाख करोड़ के घोटाले हर वर्ष होते हैं। उनसे निजात कैसे देश को मिले, और 125 करोड़ लोगों का हक 125 लोगों ने मार लिया। ये 125 करोड़ बनाम 125 लोगों की लड़ाई है। इसमें ये देश कैसे जीते और ये भ्रष्टाचारी कैसे परास्त हो। आप देश की हालात ऊपर से देखने में ठीक लगती है, अंदर से देश को खोखला कर दिया है। तो प्रश्न यह है कि कांग्रेस के
कुशासन से, उनकी कुनीतियों से, उनकी आपने सारी उम्मीदें लगा रखी है। नहीं, एक ही आदमी पे सारी उम्मीदें। देखिए, मैं तो उम्मीदें लगाए बैठा हूं कि राजनीति जो है वो नीतियों के आधार पर हो, पॉलिटिक्स पॉलिसीज पर आधारित हो, क्योंकि देश बनता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। इसलिए प्रश्न नीतियों, नेतृत्व और नियत का है, और उसमें राजनीतिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को तो देश को लीड करना ही पड़ेगा। बड़े प्रश्न वो के लिए वो मनमोहन सिंह जैसा जो है निस्तेज व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बड़े प्रश्न के लिए फिर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए। हमारी मुख्य प्राथमिकता तो देखनी ही ना पड़ेगी। बाबा, आप घोटालों की बात करते हैं, मैं बिल्कुल सहमत आपसे हूं कि कांग्रेस रिजीम में घोटाले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए रिजीम में भी घोटाले हुए हैं, और आदरणीय जो आपके हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके रिजीम में भी घोटाले हुए हैं। ये सीएजी रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कोई भी घोटाला ना कर पाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, केजरीवाल बवाल हो गया भैया अभी। मैं केजरीवाल पर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे सवाल यह है कि आप उन आर्थिक नीतियों के खिलाफ नहीं बोलते जिसमें कारपोरेट, जिसमें गुजरात में जो मॉडल है विकास का वो इन्वॉल्व है, जिसमें बड़े कारपोरेट जो घोटाले कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। करने में विश्वास रखते हैं। अदानी अंबानी के पूरे अलायंस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ आप बोलते ही नहीं है। आप गैस के दाम पर नहीं बोलते हैं, ऐसा गैस के दाम पर और डीजल के दाम पर, पेट्रोल के दाम पर सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबा ही बोला था। कहाँ आप कर रहे होते हैं? गुजरात में तो वॉलमार्ट आ चुका है। एक मिशन बना लिया कुछ लोगों ने, गुजरात। मोदी को सोनिया गांधी, देखो एक मिनट सर, गुजरात के मॉडल की वो बात करते हैं, कहते हैं कि पूरे देश को वही मॉडल चाहिए। जी को कलमाड़ी नहीं दिखता, केजरीवाल को कनिमोजी नहीं दिखती, कपिल सिब्बल नहीं दिखता, उनको सोनिया गांधी नहीं दिखता, और वो भी एक ही बात बोलते हैं, अरे उनको चुनाव भी लड़ना था तो बोले मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। लड़ो आप, ये तो लोकतंत्र में सबको स्वाधीनता है इस बात की, लेकिन बात यह है कि आप लड़ना किसके खिलाफ चाहते हो, नहीं अचीव क्या करना चाहते हो? कांग्रेस और बीजेपी से बाहर एक आजाद रास्ता क्यों नहीं अख्तियार आपने किया? आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ खड़े होकर एक आजाद रास्ता अख्तियार किया होता। आपने तो आपने सलाह दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। दल के दलदल में गिरे हैं, ऐसा दल के दलदल में, इस दलों की दलदल में से देश को बाहर निकाल करके एक दलों के दलदल में गिर के आपने कमल को पकड़ लिया। ऐसा है, देखो हमने तो देश को पकड़ा हुआ, सत्य और न्याय को पकड़ा हुआ, और उसी के लिए लड़ रहे हैं। यदि सत्य, धर्म और न्याय के साथ जो नहीं होगा, जो भी नाइंसाफी करेगा, इंसाफ के लिए बाबा रामदेव ऐसे ही लड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीने थोड़ा इंतजार करो। लेकिन अरे आपका भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा। तटस्थ कभी ना रहा, ना हूं, ना रहूंगा। सक्रिय हो गए, इसलिए मैं तटस्थ नहीं रहा। बाबा रामदेव, लेकिन एक सवाल इस पर, वॉलमार्ट तो गुजरात में आ चुका है, आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी, ऐसा है देखो, सिर्फ दुकान खोलने की देर है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इस देश में 5000 कंपनी है, एक वॉलमार्ट ही क्यों नहीं? इस देश में एक स्वदेशी पर आधारित अर्थव्यवस्था, नीतियां, आप उसका विरोध खड़ा करना पड़ेगा। शुरू से विदेशी कंपनियों का विरोधी था, आज भी कट्टर विरोधी हूँ, रहूंगा। मैं अपने पेन और मोबाइल से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, और जूते तो मेरे शुद्ध स्वदेशी है ही। वापस जूता दिखा रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आजकल जूते भी आजकल बाटा के लोग पहनते हैं, वो भी विदेशी है। मैं कहता हूँ हमें तकनीकी के तौर पर विदेशों से, हम साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तमाम चीजें लेते हैं, आपत्ति नहीं, करेंगे आप वॉलमार्ट का विरोध करेंगे, तमाम विदेशी कंपनियों का विरोध करेंगे, और इस देश में एक स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी तंत्र खत्म हो और विदेशी कंपनियों की लूट का षड्यंत्र खत्म हो, इसके लिए प्रामाणिकता से काम करेंगे और एक दिन स्वदेशी तंत्र की स्थापना भी करेंगे। गुजरात में 2 दुकानें उनकी खुलने वाली हैं। अरे सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, बेईमानों की। कांग्रेस की भी दुकान बंद होने वाली है, केजरीवाल जी की भी दुकान बंद होने वाली है, और विदेशी कंपनियों की भी दुकान बंद होने वाली है। इरफान ने कार्टून बनाया, वो बताएंगे आप। प्रामाणिक तौर पर ये बताया है कि आप भाजपा का प्रचार कैसे योग के द्वारा कर रहे हैं। 18 वर्ष के अधिक से उम्र के बच्चों के लिए आपने योग शिविर खोला। ना हमारा, उसमें भी पूछते हैं वोट कैसे दोगे? बच्चों से शुरू हो जाता है, उसमें भी पूछ रहे हैं, उसके लिए हमने कार्टून भी बना दिया। आजकल पूछ रहे हैं कि वोट कैसे दोगे, लेकिन ये बता दो। हाँ, तो वोट अच्छे लोगों को देना चाहिए ना, इन घोटालाबाजों को, इस लुटेरे खानदान को, इस खूनी खानदान को, इस क्या बोले पूरे हिंदुस्तान को लूटने वाले खानदान को, विदेशी खानदान को वोट देंगे? मतलब तो हमने एक ही पूछा कि भैया अच्छे लोगों को वोट दो,
इसमें क्या बात? अच्छे लोगों को वोट दो। देखो मेरे ऊपर एक भी आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा, मैं ऐसी तरकीब से बात कहता हूं कि ताड़का पुतना रावण कंस सब मर जाए। आप अच्छे लोगों को नहीं, आप से भी बच जाए। आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम व्यक्ति के बारे में बात करें, हम मुद्दों के बारे में बात करें, और उन मुद्दों से जो सहमत है उस व्यक्ति को देश के लिए आगे लाना चाहिए। सब लेकर के जो है दंड कमंडल मोदी के पीछे पड़े हुए जैसे कोई मोदी अपराधी हो कहीं। अरे जो है वो देसी आदमी है, एक आम आदमी के घर में, चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ है। इधर ये देश बेचने वाले विदेशों से आ गए और हिंदुस्तान को लूटने में लगे। क्या 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में ये वीर प्रस्तुता पुण्य भूमि क्या बांझ हो गई है? इसमें कोई आदमी नहीं है जिसको देश गांधी ने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। अरे इसको कौन सी चिट मिली हुई है? ये बेचारा, इसको दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं। मेरी तरह से आकर के एक दिन टीवी पर बोल के दिखाए ना, एक दिन बोला था सारी पोल खुल गई ना। लेकिन दिमाग है नहीं, देश चलाने चल पड़े। नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने कहा ऐसा है। देखो अब देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनको लग रहा है कि देश इनके हाथों से जाने वाला है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। अब बोलने के बारे से भी जाए क्या, सत्ता से तो जा ही रहे हैं बेचारे, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और जो है आदमी कहते हैं ना, जब दिया बुझता है ना तो कुछ एक बार तेज सी रोशनी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल आकर के 3 से 6 बजे तक सब रामलीला मैदान में योग करें, और ये जो रावण लीला चल रही है पूरे देश में, इसका अंत करने के लिए सब संगठित हो। एक और नई शख्सियत के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे एबीपी न्यूज में न्यूज रूम में नेताजी लेकर।